हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो चैप्टर का नाम होगा मनोविज्ञान। पहला चैप्टर है मनोविज्ञान, जिसे दो भागों में बांटा गया, मन और विज्ञान। अंग्रेजी में इसे साइकोलॉजी बोला गया और हिंदी इसका रूपांतर है मनोविज्ञान। इसे दो भागों में बांटा गया, मन और विज्ञान में। साइकी और लोगोस में साइकी का मतलब हो गया आत्मा और लोगोस का मतलब हो गया अध्ययन। वैसे इस प्रकार साइकोलॉजी शब्द का अर्थ जो है आत्मा का अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करना है। प्रारंभ में मनोविज्ञान का स्वरूप आज से बिल्कुल भिन्न या जिसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अब हम ये समझेंगे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कैसे। सबसे पहले जो हमारे समाज में मनोविज्ञान का स्वरूप आया था, जब मनुष्य है तो जाहिर सी बात है कि मन भी है, और मन है तो थोड़ा बहुत मन का विज्ञान भी है। सबसे पहले आदिम समाज से लेकर हमारे यहाँ जो भी मन का विज्ञान आया है वो हमारे आत्मा का ही विज्ञान था। हम क्या सोचते थे, क्या नहीं सोचते थे, जो भी साइंस के रूप में दिखाई दिया, अवलोकित हुआ, वो हमारी आत्मा का परिचय था। हमारी आत्मा ने जो समझा, जो जाना, वो माना, वो इस प्रकार से जो भी है आत्मा का अध्ययन, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार ये हमारा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान हुआ। उसका रंग कैसा, आत्मा के विज्ञान का रंग कैसा, रूप कैसा, स्वरूप कैसा, आकार कैसा, जिस रूप में, जिस आकार में, जिस रंग में आत्मा ने उसे पहचाना, आत्मा ने उसे स्वीकारा, वही हमारा आत्मा का विज्ञान हुआ। उसके अस्तित्व की प्रामाणिकता का उत्तर जो था वैसे तो ना दे पाने के कारण 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के इस अर्थ को अस्वीकार कर दिया। जब हमारे समाज में साइंस का रूप प्रस्फुटित हुआ धीरे धीरे, वैसे 16वीं शताब्दी में जैसे जैसे मनुष्य के अंदर ज्ञान का विकास हुआ और भी ज्यादा पहले की अपेक्षा, वैसे आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। और कब अस्वीकार किया गया? 16वीं शताब्दी में। दूसरा पॉइंट है हमारा, मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है। इसे 17वीं शताब्दी में इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा, क्योंकि आत्मा के मानसिक और आध्यात्मिक पहलू अध्ययन के अलग विषय हो गए थे। आधुनिक विज्ञान मन के स्वरूप तथा प्रकृति के निर्धारण न कर सका, अतः ये परिभाषा भी अस्वीकार कर दी गई। पहले आत्मा का विज्ञान बताया गया, उसे 16वीं शताब्दी में अस्वीकार कर दिया गया। फिर मस्तिष्क का विज्ञान बताया गया, उसे भी अस्वीकार कर दिया गया 17वीं शताब्दी में इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी। याद रखना सभी लोग, 17वीं शताब्दी में इटली के दार्शनिक थे पोम्पोनोजी। इन्होंने मनोविज्ञान के मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा, क्योंकि आत्मा के मानसिक और विषय हो गए थे, आत्मा के मानसिक और आध्यात्मिक पहलू अध्ययन के अलग हो गए थे। इस वजह से इन्होंने आत्मा से अलग हटकर मस्तिष्क का विज्ञान कहा। लेकिन और आधुनिकता, विज्ञान में और भी आधुनिकता आने के बाद ये मनोविज्ञान मस्तिष्क के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार हम तीसरा देखेंगे, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। पहले आत्मा पढ़ा, फिर मस्तिष्क, फिर चेतना। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कब कहा गया? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया, और इसमें विलियम वुंट और जेम्स सुली प्रमुख थे। जो चेतना का विज्ञान बताया गया, विलियम जेम्स, सुली, वुंट, विलियम वुंट, ये सब जो दार्शनिक थे, इनको, और शिक्षा शास्त्री भी थे, इनको इसमें रखा गया। इन्होंने चेतना के विज्ञान को प्रस्फुटित किया। इन्होंने कहा ना तो ये आत्मा का विज्ञान है, ना ये तो उसमें मस्तिष्क का विज्ञान है, ये चेतना का विज्ञान है।
उन्होंने ऐसे इस चीज को परिभाषित किया कि चेतन मन के अलावा अचेतन मन और अचेतन मन भी अर्धचेतन मन भी होते हैं। मतलब अचेतन मन के अलावा, मतलब चेतन मन के अलावा और अचेतन मन होता है और अर्धचेतन मन भी होता है। तीन शब्दों का इन्होंने इसके साथ जोड़ा। चेतन मन तो बताया, साथ में अचेतन मन बताया और अर्धचेतन मन भी बताया, जो कि मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अतः मनोविज्ञान का ये अर्थ असीमित न होने के कारण सर्वमान न हो सका। जो इसके वाक्यांश थे वो पूरी तरह से प्रदर्शित अपने आप को नहीं कर पाए विलियम वुंड, विलियम जेम्स। इन्होंने सीमित अवस्था में नहीं इसको बता पाए, इसलिए इसको सर्वमान्य नहीं किया गया। इसके बाद क्या बताया गया? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान को 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में ही मनोविज्ञान के व्यवहार को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। इसमें कौन कौन से थे? जिसमें वाटसन थे, स्किनर थे, वुडवर्थ आदि प्रमुख थे। फिर से एक बार देख ले, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसे 20वीं शताब्दी में बताया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा और इसके जो विद्वान थे, शिक्षा शास्त्री थे, जो ये बताने वाले थे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें वाटसन और स्किनर प्रमुख थे। वुडवर्थ भी थे, वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ। वर्तमान समय में इस परिभाषा को इस सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। व्यवहारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। व्यवहार में वस्तुनिष्ठता होती है, अर्थात इसे देखा या सुना जा सकता है, इसलिए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो हम एक बार फिर से इस पर नजर डालेंगे। मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा के विज्ञान को 16वीं शताब्दी में अस्वीकार कर दिया गया। आत्मा के विचारों पर, आत्मा क्या कह रही है, आत्मा ने क्या अध्ययन किया, उसके आधार पर इसको मनोविज्ञान को माना गया। इसके पश्चात जब 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान को मना कर दिया गया, तो फिर मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। मस्तिष्क के विज्ञान में भी 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी ने मस्तिष्क के विज्ञान को सराहनीय कार्य किया, लेकिन वो अब पूरी तरह से प्रूफ न, यानी सिद्ध न हो पाने के कारण उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। देन चेतना का विज्ञान आया। चेतना के विज्ञान में सभी जो वुंट है, विलियम जेम्स हैं, ये चेतना के विज्ञान में सुली थे, ये लोग प्रमुख थे। इन्होंने चेतना के विज्ञान को दिया, जो कि पूरी तरह से उसको सीमित शब्दों में नहीं बता पाए, इसलिए इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। जो फिर इसके बाद आखिरी में आत्मा को, यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। व्यवहार के विज्ञान में हम ऐसे इसको समझे कि व्यवहार क्या होता है? व्यक्ति जो भी क्रिया प्रक्रिया करता है, उसके किए गए कर्तव्यों को, की गए क्रियाओं को ही व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार प्रस्फुटित होता है, व्यवहार अवलोकित होता है, व्यवहार महसूस होता है। इस प्रकार इस व्यवहार के विज्ञान को सर्वमान्य यहाँ पर कर दिया गया, जिसमें वाटसन थे, स्किनर थे और वुडवर्थ थे। और इन्होंने ये बताया कि किसी भी चीज में, मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। व्यक्तिवादिता के साथ साथ वस्तुनिष्ठता भी होनी अनिवार्य है। अब हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? पहले हमने मनोविज्ञान के रूप में जाना। मनोविज्ञान क्या है? 2 भागों में बांटा गया, मन और अध्ययन में। फिर इसके मन और विज्ञान में, यानी मन का, आत्मा से, साइकिल, और इसके बाद लोगोस का अध्ययन। फिर इसके बाद मनोविज्ञान कौन कौन सा विज्ञान रहा? आत्मा का विज्ञान रहा, मस्तिष्क का विज्ञान रहा, चेतना का विज्ञान रहा, व्यवहार का विज्ञान रहा। इसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे।
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, अर्थात ये शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है तथा ये शैक्षिक समस्याओं को हल करने के में मनोविज्ञान सिद्धांतों का उपयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक नवविकसित विज्ञान है। शाब्दिक विश्लेषण द्वारा स्पष्ट है कि इसमें दो शब्द निहित हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान। हम जानते हैं कि मनोविज्ञान के व्यवहार में यानी परस्पर में अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो हमें शिक्षा संबंधी व्यवहार का अध्ययन करता है या कराता है। शिक्षा संबंधी व्यवहार का अध्ययन कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें जो इसको परिभाषित किया गया शिक्षा मनोविज्ञान को, शिक्षा मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो शैक्षिक परिस्थितियों से संबंध हेतु व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसको शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया है, एक बार पुनः सुन ले। शिक्षा मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो शैक्षिक परिस्थितियों से संबंध हेतु व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब हम इसके बाद देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में कि शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है हमारे लिए, या बालक के लिए, या व्यक्ति के लिए, या हम सब के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता कैसी है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, शिक्षक जो बालक के लिए सर्वोपरि सबसे सर्वप्रथम माँ के बाद पाठशाला का प्रारंभ शिक्षक द्वारा होता है, इसलिए मनोविज्ञान को सबसे पहले शिक्षक के लिए उपयोगिता का वर्णन किया गया है, जिसमें शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे अधिक महत्व होता है। शिक्षक को पाठ्यक्रम निर्धारण में, पाठन विधियों को निश्चित करने में, पाठ्यक्रम निर्धारण में, पाठ्य पुस्तकों के चयन में, बालकों के ज्ञान में, स्वयं का ज्ञान व तैयारी में, मूल्यांकन में, जानना व जांच करना आदि सभी में शिक्षा मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है मूल्यांकन में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। मूल्यांकन इसका कैसे किया गया उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार की परीक्षा पद्धतियों का अध्ययन करता है तथा निर्दोष परीक्षा पद्धति के रूप में मूल्यांकन की अवधारणा विकास शिक्षा मनोविज्ञान की ही देन है। तीसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा मनोविज्ञान। पाठ्यक्रम का निर्धारण शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, किसके लिए? शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। आज पाठ्यक्रम में वही अंश सम्मिलित किए जाते हैं जो बालक को रुचिकर और उसकी क्षमता के अनुरूप समाज में क्या हो रहा है उसका ज्ञान कराना बालक के लिए प्राथमिकता है। चौथा पॉइंट है अनुशासन में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। फिर से पॉइंट सुने, अनुशासन में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन स्थापना के साधन, पुरस्कार एवं दंड, अनुशासनहीनता के कारण तथा उनसे बचने के उपाय आदि पर विचार करता है। मनोविज्ञान में प्रेम, सहानुभूति, प्रशंसा, पुरस्कार आदि के माध्यम से अनुशासन स्थापित करने पर बल दिया गया। फिफ्थ पॉइंट है पांचवा, विद्यालय व्यवस्था में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान का विद्यालय की व्यवस्था में क्या महत्व है हम उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। विद्यालय व्यवस्था के प्रमुख दो अंग हैं, मानवीय और भौतिक। मानवीय साधन में प्रधानाचार्य, अध्यापक, कर्मचारी और संबंध जो भी प्रबंध समिति आदि आते हैं तथा भौतिक साधन में समय सारणी, भवन, छात्रावास, पाठ्य सामग्री, क्रियाएं, पुस्तकालय आदि आते हैं। इन सभी पर मनोविज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यालय में शैक्षिक एवं स्वच्छ वातावरण तैयार करने में मनोविज्ञान बहुत ही सहायक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध। अब इस प्रकार हम शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। हम अपना ये लेक्चर वीडियो अभी इसी समय समाप्त करते हैं। धन्यवाद।